National Agriculture Code. Why it is in news? The Bureau of Indian Standards has initiated the development of a national agriculture code similar to the existing national building code and national electrical code. तो जिस प्रकार से हमारा हर एक जैसे ये जो नेशनल बिल्डिंग कोड है कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ऐसा होना चाहिए और उसके लिए ये नंबर दिया जाना और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स के लिए ये नंबर दिया जाना, जैसे एक प्रकार से आप इस प्रकार से आप किस प्रकार का इलेक्ट्रिकल गुड्स आपको लेना चाहिए, किस प्रकार की वायरिंग करनी चाहिए, सो दैट द पीपल सेफ्टी एंड हाउस सेफ्टी इज़ द मेजर कंसर्न। तो ये इस प्रकार से नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड है। इसी तरह नेशनल बिल्डिंग कोड है कि आपका जो कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस भी होना चाहिए फॉर द एज पर द सेफ्टी होना चाहिए। इसी तरह से हमने देखा कि देयर इज़ ए नेशनल एग्रीकल्चर कोड। तो यहाँ पे नेशनल एग्रीकल्चर कोड भी है जिससे कि आपके एग्रीकल्चर में अच्छा प्रोडक्शन हो विद द सेफ एनवायरनमेंट। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हैज़ इनिशिएटेड द डेवलपमेंट ऑफ ए नेशनल एग्रीकल्चर कोड। तो इसी तरीके से भारत में भी नेशनल एग्रीकल्चर कोड किस तरीके से आया, जैसे नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड आया हुआ है, नेशनल बिल्डिंग कोड आया हुआ है सेफ्टी के लिए, सिमिलरली देयर इज ए नेशनल एग्रीकल्चर कोड। अबाउट इट, द नेशनल एग्रीकल्चर code aims to encompass the entire agriculture cycle and will include a guidance note for future standardization। तो ये पहला तो कोड जो है इट इंक्लूड्स एवरीथिंग एग्रीकल्चर साइकिल, जो कि आपको समर टाइम में आप देख सकते हैं देर इज़ ना खरीफ है, विंटर टाइम में रबी है और विंटर के बाद जो मार्च अप्रैल मई है जायद है। तो पूरी जो एग्रीकल्चर की साइकिल है एवरी ईयर, समर विंटर और फिर उसके बाद आपका स्प्रिंग सीज़न के बाद थोड़ा सा हीटिंग पड़ती है, तो वो सारे सीज़न में जो क्रॉप्स हो रहे हैं जो वो साइकिल में, तो इस पूरे सभी को इंक्लूड करता है और एंड साथ साथ में एक गाइडेंस नोट भी देता है जिससे कि एग्रीकल्चर के फूड में के लिए एक स्टैंडर्डाइजेशन क्रिएट किया जा सके। द नेशनल एग्रीकल्चर कोड विल बी डिवाइडेड इनटू टू मेन सेक्शंस। The National Agriculture Code will be divided into two main sections. The first section will outline general principles applicable to all crops। तो ये पहला जो सेक्शन होगा, इसमें पहला सेक्शन ये बोलता है कि जनरल प्रिंसिपल्स हैं हर एक क्रॉप्स के लिए, जनरल प्रिंसिपल्स होंगे, जनरल सिद्धांत कैसे क्या होना चाहिए क्रॉप के लिए। एंड द सेकेंड सेक्शन will specify standards tailored to a particular crop such as paddy, wheat, oilseeds and pulses। तो यहाँ पे ये कह रहा है सेकेंड सेक्शन कि एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड तैयार किया जाएगा, बनाया जाएगा फॉर पर्टिकुलर क्रॉप्स। हर एक क्रॉप का एक स्टैंडर्ड तैयार किया जाएगा और जैसे पैडी का एक स्टैंडर्ड तैयार किया जाएगा, वीट का, ऑयल सीड्स का, डिफरेंट क्रॉप्स का, सभी चीज़ का, पीस का, पल्सेस का, यस मिलेट्स का, सभी का। एंड दिस कोड विल सर्व एज अ रेफरेंस फॉर फार्मर्स, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एंड ऑफिशियल्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। तो ये जो कोड होगा नेशनल एग्रीकल्चर कोड, जो उसकी स्टैंडर्ड होगा, वो कोड में एक जनरल उसके लिए प्रिंसिपल रहेगा, पहला तो सेक्शन रहेगा। दूसरा सेक्शन ये रहेगा कि उसके लिए एक स्टैंडर्ड तैयार किया हुआ रहेगा, बनाया हुआ रहेगा और ये प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड से इंक्लूड करके ये पूरा कोड बना रहेगा, नेशनल एग्रीकल्चर कोड फॉर डिफरेंट क्रॉप्स। और ये एक प्रकार से रेफरेंस होगा फार्मर्स के लिए भी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी, ऑफिशियल्स जो इसमें इंगेज्ड होंगे। हो सकता है कि पैडी में भी कई वैरायटी हो और जो राइस के कई वैरायटी हैं तो उसमें भी उनका क्या होगा, अलग अलग कोड होगा। उस कोड से जानकारी लेना और समझना और उसके प्रिंसिपल क्या हैं और उसके स्टैंडर्डाइजेशन क्या है वो ईजी हो जाएगा। इट विल एड्रेस ऑल एग्रीकल्चर प्रोसेस एंड पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग क्रॉप सेलेक्शन, land preparation, sowing or transplantation, irrigation and drainage, soil health management, plant health management, harvesting and threshing, primary processing, post harvest management। ये सारी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी। यदि हम लोग देखें कि इसमें जैसे ही वो कोड हमें मिलेगा, दिस एग्रीकल्चरल कोड, उससे इट विल एड्रेस एग्रीकल्चर प्रोसेस सारा, कि
एग्रीकल्चर में प्रोसेस क्या क्या होगा, और उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मतलब काटा आपने, हार्वेस्ट मीन्स कटिंग द क्रॉप्स फ्रॉम द लैंड, वहां से लेकर का उसके बाद जो होगा, और उससे पहले आप जब सो करके बोते हैं तो वो सारे प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें उस कोड से फार्मर को, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट को, जो और डिफरेंट पीपल जो उससे एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंगेज होंगे, उन ऑफिशियल्स को, इन सबको पता रहेगा कि ये प्रोसेस इसमें होगा। मतलब कि ये कोड बताएगा कि नेशनल एग्रीकल्चर कोड कि किस प्रकार का आपका क्रॉप सिलेक्शन होना चाहिए, किस प्रकार का आपका क्रॉप सिलेक्शन होना चाहिए, कैसे उस क्रॉप के लिए लैंड कैसे तैयार करें खेती के लिए, सोइंग और ट्रांसप्लांटिंग, सो किया जाए उसी में बो दिया जाए, या ट्रांसप्लांटिंग कहीं और बोकर फिर उसमें लाया जाए तो किस प्रकार से होना है, और इरिगेशन एंड ड्रेनेज, मतलब उसमें जो इरिगेशन देना है, पानी जो सिंचाई देना है, और उसका पानी का बहाव हो रहना चाहिए, उसमें पानी बने रहे या पानी निकाल दें, कितना रहे। खेतों में जैसे आपने राइस के खेतों में देखे होंगे, इन दैट फील्ड वो वाटर एक्यूमुलेटेड रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वाटर कितना रखना है हर एक क्रॉप के लिए, अलग के लिए, ये सारे चीज़ें। सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट, सॉयल का कैसा न्यूट्रिशनल क्वालिटी है उसको देखते रहना है, उसके मैनेजमेंट के बारे में भी उसमें एग्रीकल्चर कोड में रहेगा। प्लांट का क्या हेल्थ मैनेजमेंट कैसे देखना है, कैसे वॉच आउट करना है समय समय पर, ये भी उस कोड के द्वारा आपको पता चल जाएगा। साथ में हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग, उसके बाद आपने कटिंग करना है, और कैसे उसको, थ्रेसिंग कहने का मतलब हार्वेस्टिंग मीन्स व्हाट आई सेड, इट इज़ अबाउट कटिंग द क्रॉप्स, एंड थ्रेसिंग का मतलब है कि इसका जो प्लांट्स का जो नीचे वाला पार्ट होता है, ऊपर में ग्रेन का पार्ट होता है, तो ये हस्क जो है, और इस हस्क और ग्रेन को सेपरेट करना है। ग्रेन्स को सेपरेट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यस, थ्रेशर्स। तो थ्रेशिंग करना, फिर प्राइमरी प्रोसेसिंग, उसके बाद जो ग्रेन का जो हमें क्रॉप्स ग्रेन मिला उसका कैसे प्रोसेसिंग करना है, फिर क्या क्या है उसका, उस क्रॉप को लेकर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब काटने के बाद के सारे मैनेजमेंट को भी बताया हुआ रहेगा इन दिस नेशनल एग्रीकल्चर कोड। लेट अस सी समथिंग, सम अदर सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस। और ये जो नेशनल एग्रीकल्चर कोड जो किया जाए, मतलब बिफोर द हार्वेस्ट एंड आफ्टर द हार्वेस्ट सारी जो प्रैक्टिसेस होंगी वो सारी क्या हो, सस्टेनेबल हो, यस, एंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस, और सभी का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है। द नेशनल एग्रीकल्चर कोड विल सेट स्टैंडर्ड्स फॉर मैनेजिंग एग्रीकल्चरल इनपुट्स एंड इंक्लूडिंग। तो नेशनल एग्रीकल्चर कोड जो रहेगा एक स्टैंडर्ड, जैसे हमने बताया कि प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल रहेगा, स्टैंडर्ड रहेगा तैयार उसका, जिससे कि एग्रीकल्चर में क्या क्या, कौन से क्रॉप में क्या क्या फर्टिलाइज़र, क्या क्या मिनरल, सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट, सारा कुछ हो सके, प्लांट का हेल्थ मैनेजमेंट, ये सभी कुछ रहेंगे उसमें स्टैंडर्ड में। और जब हम लोग बोल रहे थे ना कि सॉयल का हेल्थ बना रहे, प्लांट का हेल्थ बना रहे, तो कैसे आप यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र करें जिससे कि प्लांट का हेल्थ भी बना रहे, सॉयल का भी, मिट्टी, क्योंकि आप यदि केमिकल फर्टिलाइजर ज़्यादा डाल देंगे तो सॉयल के कीड़े मरने लग जाएंगे सॉयल के अंदर। और दोज हु आर सपोर्टिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल, सॉयल को फर्टाइल बनाने में, उत्पादक बनाने में जो कीड़े रहते हैं सॉयल के अंदर, दो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो मरने लग जाएंगे। तो आपको फर्टिलाइज़र भी वैसा यूज़ करना होगा। फिर पेस्टिसाइड्स भी, जिससे कि आसपास जो कीड़े लगते हैं, इंसेक्ट्स लगते हैं, उनको मारने के लिए। वीडीसाइड्स कैसा यूज़ करना है, ये भी, वीडीसाइड्स का मतलब है कि एक प्लांट हुआ और उस प्लांट में ग्रेन्स हैं, यस और नॉट, और एक सिमिलर प्लांट हुआ लेकिन इसमें ग्रेन्स नहीं है, इसमें क्या है, ग्रेन्स नहीं है, तो ये इस प्लांट्स को बोलेंगे वीड्स। तो ऐसे, और लेकिन ये प्लांट क्या करेगा, ये भी ज़मीन से न्यूट्रिएंट लेगा और ये भी लेगा, तो इसको कम मिलेगा क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा प्लांट है जिसमें कोई आपको ग्रेन्स है ही नहीं। तो इनको भी हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडीसाइड्स कैसा यूज़ करना है। तो हमें फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, ये भी टोटल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो करना है उसकी प्रोसेस को भी नेशनल एग्रीकल्चर कोड बताएगा। इट विल ऑल्सो प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर क्रॉप स्टोरेज एंड ट्रेसेबिलिटी। सो ये जो आपने देखा कि ये गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा कि क्रॉप स्टोरेज एंड ट्रेसेबिलिटी, मतलब कि आप जैसे मान लीजिए कि कोई खाना खा रहे हैं और वो कुछ फ़िश खा रहे हैं चाहे कुछ भी, तो फ़िश समुद्र में कहाँ, कब, किस दिन पकड़ा गया, कैसे पकड़ा गया, और कैसे कैसे किस जगह से आपके पास कितने दिन में किस किस टेम्परेचर पर रहकर आपके पास आया है, तो वो पूरी जानकारी देना ट्रेसेबिलिटी होती है। इसी तरह क्रॉप में भी ये जो नेशनल एग्रीकल्चर कोड है ये गाइडलाइन भी देगा कि क्रॉप का स्टोरेज रहना है और इसकी ट्रेसेबिलिटी के बारे में भी आपको पूरा समझाएगा, दिया रहेगा, जिससे कि आपको अच्छा फूड मिल सके।
और पूरी क्रॉप भी क्रॉप के बारे में लोगों का हेल्थ कंसर्न जो बना रहे। द कोड विल कवर innovative and emerging areas such as natural farming। तो जो कोड है नेशनल एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं एक इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर भी आएगा और साथ साथ में फ्यूचर में भी इंक्लूड करता रहेगा, जिससे कि नेचुरल फार्मिंग बढ़े, नेचुरल फार्मिंग, नेचर बेस्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैसा मैं बता चुका हूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप देख सकते हैं कि इट इज़ इंक्लूडिंग, पहला तो आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करना है। क्या है? इट इज़ टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। दूसरा चीज़ है आपको क्रॉप रोटेशन भी करना है, हर साल अलग अलग क्रॉप रोटेट करके लगाइए, ठीक है, दैट इज़ क्रॉप रोटेशन। इससे क्रॉप रोटेशन, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तो आप समझ रहे हैं कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक फार्मिंग में, क्योंकि हमें केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। क्रॉप रोटेशन क्या करता है, आपने इस साल राइस किया, नेक्स्ट ईयर आप पल्स करें, जिससे कि लेगुमिनस प्लांट है वो नाइट्रोजन को फिक्स करे उसके साथ और पृथ्वी में फर्टिलिटी को बढ़ाए। क्रॉप रोटेशन इज़ गुड फॉर हेल्थ। एक होता है थ्री फील्ड सिस्टम, मतलब है कि आपके पास जितना भी लैंड है उसको 4 पार्ट में बांटिए, उसमें 3 में एग्रीकल्चर करिए, एक को बैरन छोड़िए, जिससे कि वो जो छुटा हुआ है वो अपना नेचुरली वो अपनी क्या है फर्टिलिटी को बढ़ाए। तो ये चीज़ें हैं। फिर डिफरेंट काइंड ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग, ये सारा जो है मिक्स्ड फार्मिंग प्रैक्टिसेस है जिससे सॉइल के हेल्थ को बढ़ाया जाए, नेचुरली ऑर्गेनिक फार्मिंग कहला जाएगा। तो ये भी फ्यूचर में ये इसको भी अडाप्ट करते रहेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन द एग्रीकल्चर में इंटरनेट ऑफ थिंग्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। जैसे कि आप कह सकते हो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मान लीजिए कि आपने कोई क्रॉप लगाया हुआ है और क्रॉप के डाटा को ऊपर से हमारे सैटेलाइट देख रहा है, सैटेलाइट कि कैसी ग्रीनरी है, कहाँ पे किस एरिया में है। तो सैटेलाइट पूरे भारत में रहेगा। आने वाले समय की बात बता रहे हैं कि ये भी इनोवेटिव चीज़ें आने वाले समय में होंगी, और ये सैटेलाइट से जो डाटा है हमारे भारत के विभिन्न जगहों पे जाएगा, और फार्मर क्या अपने फ़ोन में क्या देखेंगे, आप अपने एरिया को सेलेक्ट करेंगे और उस एरिया में आप अपने एरिया के जगह को देखेंगे कि फिर आप अपने लोकल एरिया जहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं कि वहाँ पर कैसा सिचुएशन है, और उससे भी आप अपना, मतलब कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है कि आप इंटरनेट से कई डिवाइसेस जोड़कर उसके बीच में कम्युनिकेशन करें। इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहता है कि इंटरनेट जो है कई डिवाइसेस को जोड़ता है, उसके बीच में आप कम्युनिकेशन करते हैं, जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, दैट इज़। तो वो एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो एग्रीकल्चर में भी ऐसे भी इनोवेटिव आइडिया ये कोड आने वाले समय में कवर करेगा। The objective of this National Agriculture Code to establish a practical national code that encompasses agricultural practices considering, मतलब ये जो नेशनल एग्रीकल्चर कोड जो ये किया जा रहा है ये एक प्रैक्टिकल कोड होगा नेशनल लेवल पर, और भारत में एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को ये जो कंसीडर किया जाएगा कि किस प्रकार से भारत में पूरा जो नेशनल एग्रीकल्चर कोड किया जाए, उसमें जो सहायता भी लिया जाएगा जिसके द्वारा एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। यदि मैं इस एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में बात करूं तो आप इफ़ यू सी, यदि आप मैप ऑफ इंडिया देखते हैं तो भारत में बहुत सेवरल एरिया आपको दिख रहा है, बहुत बड़ा एरिया दिख रहा है, और हर जगह जो क्लाइमेट है डिफरेंट है। क्लाइमेट क्या है, एवरीवेयर क्या है, इट इज़ यस डिफरेंट है, एवरीवेयर डिफरेंट है। आप साउथ में चले जाएं, वेस्ट में चले जाएं, यस ईस्ट में जाएं, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में जाएं, हिमालयन रीजन में जाएं, वेस्टर्न घाट के रीजन में जाएं, हर जगह क्लाइमेट डिफर है और हर लैंड पे डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो वहाँ पर उस रीजन के अनुसार से जो वहाँ पे क्रॉप ग्रो किया जाएगा, तो वो एक प्रकार से भारत में डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स बांटा गया है। एंड आप इन एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में जाकर गूगल करें और उसके बारे में पता करें, या आने वाले क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स जो भारत में है वो डिवाइड किया गया है 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में। ऑल्सो कंसिडरिंग क्रॉप वेराइटीज़, सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, क्रॉप में वेराइटीज़ को इंक्लूड करेगा, साथ साथ में सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, हर रीजन में डिफरेंट सोशल एस्पेक्ट्स के लोग रह रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अलग अलग हैं, तो वो सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी को भी कंसर्न करेगा।
all aspects of the agri-food value chain, all aspects of the agri-food value chain. दिस एग्री फूड वैल्यू चेन का मतलब है कि यहाँ पे फार्म लैंड है जहाँ से फार्मर ने खेती किया, उसके बाद वो कहाँ कहाँ से किस किस मेन एरिया से होते हुए आप एक कंज्यूमर के पास खाने के लिए जब पहुँच जाता है, तो कंज्यूमर जब उसको खा रहा है तो यहाँ इस चेन को बोलेंगे एग्री फूड वैल्यू चेन। तो ये भी इस चीज़ में इंक्लूड कंसर्न किया जा रहा है। To promote a culture of quality within the Indian agriculture by providing necessary references to policy makers, agriculture departments, and regulators to integrate NAC National Agriculture Code provisions into their programs and regulations. तो यदि हमें भारत में इंडियन एग्रीकल्चर के अंतर्गत देखा जाए, यदि इसके अंदर क्वालिटी पे जोर दिया जाए विद इन द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो ऐसा कल्चर को प्रमोट करने के लिए और हमें जो पॉलिसी मेकर हैं उनको अच्छे से रेफरेंस हमें पहुंचाना चाहिए, जो बैठकर बहुत जगह से एरिया से इंफॉर्मेशन मिलेगा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स को भी मिलेगा और वो भी देंगे, रेगुलेटर्स टू इंटीग्रेट एनएसी प्रोविजंस, और जो ये रेगुलेशन बनाया जाएगा, जो पॉलिसी किया जाएगा, रेगुलेटेड होंगे, रेगुलेशन मतलब रूल्स के अनुसार से चलेंगे, तो वो भी इस चीज़ में क्या रहेंगे, इंटीग्रेटेड रहेंगे इन द एनएसी नेशनल एग्रीकल्चर कोड में। और एंड उनके जितने दूसरे प्रोग्राम है रेगुलेशंस भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिए जाएंगे। मींस हमने कहा कि टू प्रोमोट अ कल्चर ऑफ क्वालिटी विद इन द इंडियन एग्रीकल्चर, यदि इंडियन एग्रीकल्चर में यदि एग्रीकल्चर क्वालिटी को लाना है बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी रेफरेंसेस टू पॉलिसी मेकर्स, हमें पॉलिसी मेकर्स के पास अच्छे इन्फॉर्मेशन होने चाहिए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास अच्छे इन्फॉर्मेशन होने चाहिए, रेगुलेटर्स के पास अच्छे इन्फॉर्मेशन होना चाहिए टू इंटीग्रेट एनएसी प्रोविजन, जो एनएसी के जो नियम कानून बनकर आएंगे तो वो उनके पास अच्छा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जिससे कि हम लोग उसको इंटीग्रेट कर सकें प्रोग्राम और रेगुलेशन बनाने में। तो ये मेन चीज़ है। टू क्रिएट अ कम्प्रिहेंसिव मैनुअल फॉर फार्मर्स टू फैसिलिटेट इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, हमें एक ऐसा मैनुअल तैयार करना होगा जो कि फार्मर्स तक, ये जो कम्प्रिहेंसिव मैनुअल करने की बात कर रहे हैं, जो कि एनएसी कोड और एनएसी प्रोविजंस बनाएंगे, तो यहाँ पर ये रहेगा कम्प्रिहेंसिव मैनुअल का मतलब ऑल डिटेल्स, ऑल गाइडलाइंस फार्मर्स को दिया जाएगा। एंड टू फैसिलिटेट इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग इन एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं उससे रिलेटेड सारे कॉम्प्रिहेंसिव मैनुअल फार्मर्स को दिया जाएगा। टू अलाइन रेलिवेंट इंडियन स्टैंडर्ड्स विद रिकमेंडेड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, और इसको ट्राई किया जाएगा कि जो रियल में इंडियन स्टैंडर्ड्स है उसके साथ हम लोग मिलाकर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को चलाया जाए। टू एड्रेस ब्रॉडर एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग, तो ये जो एनएसी है ये क्या करता है, एड्रेस क्या करता है, ब्रॉडर एग्रीकल्चर एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग ये कहता है कि आप जो भी इसमें इनपुट एग्रीकल्चर में डाला जाए, इससे कि इसकी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़े और साथ में इसकी एफिशिएंसी भी बढ़े। एफिशिएंसी के रूप में हम लोग मान सकते हैं जो कि 4 महीने में हो रहा है वो 3 महीने में हो, और मान लीजिए कि राइस 5 महीने लगा रहा है, हम 2.5 महीने का ऐसा करें कि धीरे धीरे ऐसा क्रॉप लेकर आएँ जेनेटिक इंजीनियरिंग से, कि धीरे धीरे हमारी जो है 5 महीने 6 महीने में 2 बार राइस को ग्रो कर सकें। तो इसके लिए हम लोग स्मार्ट फार्मिंग करने का मतलब इसकी एफिशिएंसी अच्छी रहे, प्रोडक्टिविटी, और उसका जो हम प्रोडक्शन भी करें तो उसकी नंबर ऑफ ग्रेन्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो एक गिवन एरिया में। सस्टेनेबिलिटी हो जिससे कि इन्वायरमेंट भी बना रहे और सॉइल का हेल्थ भी ना रहे, कि आने वाले फ्यूचर में 10, 15, 20 साल के बाद जो हमारे फ्यूचर जनरेशन वाले होंगे उनके पास जो लैंड पहुँचे वो भी लैंड अच्छे गुड हेल्थ में रहे और वो भी आगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें। ट्रेसेबिलिटी कहने का मतलब मैं समझा चुका हूँ कि मान लीजिए कि हमने कोई फ़िश खाया, तो ये फ़िश कहाँ कहाँ से कैसे कैसे होकर हमारे प्लेट में आया है, जिससे उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे और वो बहुत सेफ़ है, नेचुरल है, तो वो चीज़ दिखाना। तो फार्मिंग में, क्रॉपिंग में भी आप कुछ खा रहे हैं तो ये कहाँ कहाँ से कैसे कैसे किस रीजन से भारत में ग्रो हुआ और कहाँ आपके प्लेट में आया है, ये सारी चीज़ें ट्रेसेबिलिटी भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा।
डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस भी रहेगा इसके अंतर्गत, एंड टू सपोर्ट कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स ऑर्गेनाइज्ड बाय एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव कहने का मतलब है कि एक प्रकार से मान लीजिए कि आप इतनी क्षमता है आपके पास, आप किसी एग्ज़ाम को दे रहे हैं और इतनी क्षमता है, लेकिन आप उस जब एग्ज़ाम दिए तो उस पूरी पोटेंशियल के अनुसार से नहीं दे पाए, तो मैं इस चीज़ को बोलूँगा कि आपकी कैपेसिटी इतनी थी लेकिन यू आर नॉट एबल टू, आप अपने पोटेंशियल पर परफॉर्म नहीं कर पाए। तो कहने का मतलब है कि लोग आपके पोटेंशियल, एग्रीकल्चर में क्या पोटेंशियल है उसके बारे में जानकारी देना, टू सपोर्ट कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज्ड बाय, और वो कौन देंगे, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस वाले, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मतलब एनजीओ वगैरह भी इसमें जुड़े रहेंगे, एंड आपको सपोर्ट दिया जाएगा जिससे कि इस एनएसी को लेकर और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को लेकर आपका इनिशिएटिव्स अच्छे से रह सके।